अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस डिस्कशन में मैं आपको समझाने लगा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद इलास्टिक इन इलास्टिक कुलियन की हम बात करेंगे और डिफरेंट पास्ट पेपर की सिचुएशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होल्ड होता है, क्या कंडीशन है उसके लिए। जो कंडीशन होती है बच्चों, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना हो, नो एक्सटर्नल नेट फोर्स। जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, मगर एक्सटर्नल कोई नेट फोर्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट जाके कोलाइड करते हैं, अगर जिस सरफेस पे ये मूव कर रहे थे वो सरफेस स्मूथ है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स उन पे एग्जर्ट नहीं होगी। तो जब एक्सटर्नल नेट फोर्स ज़ीरो है तो वहाँ उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये है, मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है। और आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सो पूरे सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल नेट फोर्स ज़ीरो होती है। जब कोई नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर ज़ीरो होगी तो पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा। ठीक है, पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम। इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपके पास दो मैसेज हैं, M1 और M2। M1 की वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, और वो एक लीनियर मोशन में है। वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इस सिचुएशन में टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी V1 डैश हो जाती है, इसकी वेलोसिटी V2 डैश होती है। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, लेट्स से दैट इज F1 ड्यू टू M2, और ये जो इस पे फोर्स लगाता है दैट इज F2। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स इन पे जीरो है। सो सिस्टम एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है। दिस इज न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी। सो F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी होती है। सो अगर मैं M1 के लिए लिखूं तो M1 पे फोर्स क्या लग रही है? F1। सो F1 को मैं निकालना चाहूंगा तो दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ M1। सो M1 का फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 V1 डैश। इनिशियल मोमेंटम क्या है? M1 V1 डिवाइडेड बाय जिस टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स लग रही है वो ये है। सिमिलरली मैं F2 लिखूं तो F2 किस पे लग रही है? ये M2 पे। M2 का मोमेंटम जो है वो बाद में M2 V2 डैश। इनिशियल मोमेंटम जो है वो M2 V2 डिवाइडेड बाय दोनों सेम टाइम इंटरवल पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं। इन दोनों इक्वेशन से मैं अगर आपके पास इसमें पुट कर दूं F1 इज इक्वल टू F2 नेगेटिव F2, तो आई विल गेट, मैं आपको प्रूव करवाना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता कहाँ से है। V1 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू नेगेटिव M2 V2 डैश माइनस M2 V2 डिवाइडेड बाई टी। याद रखना, मैंने अभी तक न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल किया और न्यूटन थर्ड लॉ इस्तेमाल किया। सो न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ को यूज़ करते हुए हम एक रिजल्ट पे पहुंचते। ये इससे कैंसिल हो गया, तो M1 V1 डैश माइनस M1 V1 इज इक्वल टू नेगेटिव M2 V2 डैश, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस M2 V2। तो मैं क्या करता हूँ कि जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं कुलियन से पहले की, उन टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा? इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ और इसको उठा के इधर ले आता हूँ। सो M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, पूरे सिस्टम का याद रखना, टोटल पी बिफोर इनिशियल मोमेंटम एंड दैट इज टोटल फाइनल मोमेंटम, सो पी एफ इसको कह देते हैं। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। याद रखना, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हुआ है। एम एम वन का अगर मोमेंटम लूज हुआ है तो एम वन का उसी क्वांटिटी के साथ गेन होगा। सो मोमेंटम लॉस बाय वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट। सो टोटल मोमेंटम of an isolated system is conserved, या टोटल फाइनल इज इक्वल टू टोटल इनिशियल, या हम कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। जब फाइनल मोमेंटम टोटल और इनिशियल मोमेंटम टोटल इक्वल हैं तो इसका मतलब है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है, टोटल चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ। अब ये किन सिचुएशन में कंजर्व होता है डेली लाइफ में? आप देखें, अगर आपके पास आपने बुलेट फायर करनी है, ये एक केस, इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं कि अगर एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो शुरू में ज़ीरो है। देखिए इसमें ये मैस ऑफ बुलेट गन को मैं एम कह देता हूँ, और ये जो बुलेट है इसके मैस को एम कह देता हूँ। टोटल जो मोमेंटम है ये ज़ीरो है, दोनों रेस्ट में है। जब आप बुलेट फायर करते हो तो ये क्या होता है, बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाती है विद लेट्स से इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और जो गन होती है वो पीछे की तरफ जाती है। क्यों जाना चाहिए इसको पीछे की तरफ, क्यों आगे की तरफ नहीं गई? क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले ज़ीरो था, तो दैट मीन टोटल मोमेंटम बाद में भी ज़ीरो होना चाहिए। अब इसका मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है, इसका मोमेंटम फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। अब इक्वेशन कैसे लिखते हो? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज जीरो, बिफोर इम्पैक्ट इज जीरो, और टोटल मोमेंटम जो होगा वो बाद में m1, इसको m कह दें v1 प्लस, अब क्या करते हैं कि अब हम साइन को, या तो हम साइन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इधर दो तरीके से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, एम वी टू, हमने क्या किया, साइन अभी वेलोसिटीज के अंदर खुद आ जाएगा, तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि इस टर्म को उठा के दे ले आऊँ, m v2 इज इक्वल टू नेगेटिव m v1, सो v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू नेगेटिव m ओवर कैपिटल M। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। अगर आपने साइन पहले इंक्लूड नहीं कर दिया इस इक्वेशन में तो बाद में आपको नजर आएगा। जिसका, अब चूंकि बुलेट का मास कम होता है इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि आप वेक्टर्स, इसके साइन को पहले ही इंक्लूड कर लेते, डायरेक्शन आपको पता है ये इस डायरेक्शन में है तो इसको अगर आप पॉजिटिव कह देते हो, ये इस डायरेक्शन में है इसको नेगेटिव कहना पड़ेगा। सो m v1 माइनस कैपिटल M v2, इसमें डायरेक्शन हमने पहले इंक्लूड कर दी है, अब सिर्फ वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो दैट विल बी m v2 इज इक्वल टू m v1, तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अब, दैट इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M। तो ये एक एग्जांपल है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शुरू में रेस्ट पे था, हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से ये एक मैस था, ये रेस्ट पे था और ब्लास्ट हुआ है, इसके दो पीसेस बन गए। एक जो है वो उसका मैस है स्मॉल m, ये इस वेलोसिटी v1 से इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके दूसरे पार्ट को इधर इस साइड पे जाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज शुरू में रेस्ट पे टोटल मोमेंटम इज जीरो, then the final total momentum should be zero. If momentum of one object is positive, one part, then the momentum of other part should be negative. So I can write initial momentum is zero, then m1 v1 negative m2 v2. So I can write m2 v2 equal to m1 v1. So इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। इसकी सेकंड एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास बैलून है और बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, गैस है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है।
जैसे ही इस पे से एयर निकालते हैं तो बैलून क्या होगा, बैलून विल मूव इन दिस डायरेक्शन और गैसेज जो हैं वो इस डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है। सो शुरू में रेस्ट पे है, टोटल मोमेंटम शुरू में जीरो। सो मैस ऑफ बैलून को अगर एम कह देते हैं, मैस ऑफ गैसेज जो है वो स्मॉल एम है। ठीक है, तो आपके पास दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो एम वी प्लस नेगेटिव एम वी शुड बी इक्वल टू जीरो। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एग्जांपल है। फिर रॉकेट प्रोपल्जन में क्या ये इधर भी यही प्रिंसिपल हो रहा होता है कि रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है, हॉट गैसेज जो है वो नीचे जा रही हैं, रॉकेट ऊपर मूव कर रहा है। सो दोनों का मोमेंटम जो है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मास ऑफ रॉकेट जो है वो m है और मास ऑफ जो गैसेस है उनका मास जो है वो स्मॉल m है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि मास मल्टीप्लाई बाई रॉकेट की वेलोसिटी इज इक्वल टू मास और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द हॉट गैसेस। ठीक है। सो इससे मेरे पास ये इक्वेशन आती है कि रॉकेट की वेलोसिटी की इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या बनेगी। आप बड़े आराम से उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन के लिए लिखना हो तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम। ये याद रखना, यहाँ पे ये जो एम है ये क्या चीज़ है, ये मैस नहीं है। दिस एम इज मैस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ रेट ऑफ मैस फ्लो। जो आपके पास मैस जो है वो रॉकेट का मैस, जो गैसेस इसमें से निकल रही हैं, तो वो जो मैस उसमें कन्वर्ट हो रहा है, कम हो रहा है, ये उसका मैस है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज, अब क्या होगा कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा उस पे एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये मैस आपको पता है ये डिक्रीज हो रहा है, मैस ऑफ द रॉकेट गैसेस की वजह से, गैसेस निकल रही हैं तो टोटल मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन शुड इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेलरेशन को इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये इसकी रॉकेट की वेलोसिटी है और ये m जो है वो मैस पर यूनिट टाइम है। ये रॉकेट के लिए ये इस्तेमाल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऊपर वाले केसेस में अगर आपके पास दो मैसेज यहाँ पे टकरा रहे थे m1 m2 और बाद में इनकी वेलोसिटी जो है v1 डैश v2 डैश, ये एक केस अगर दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह जा रहे होते, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होता, दिस इज v1, और दूसरा इधर आ रहा होता, दैट इज v2। क्लियन के बाद लेट्स से m2 आपका या m1 आपका इधर जा रहा है v1 डैश से और m2 आपका इधर जा रहा है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, बिफोर क्लियन। अब अगर राइट साइड को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो m1 v1 और ये जो है अब नेगेटिव होगा, माइनस m2 v2 इज इक्वल टू, बाद में राइट डायरेक्शन में ये जा रहा है m2 v2 डैश माइनस m1 v1 डैश। तो इस तरह के केस में ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास अगर ऊपर वाले केस में आपसे कहा जाए कि इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज निकालें, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। के एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, वो ब्लास्ट होने के बाद डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो न, पहले जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और दूसरा आके उससे टकरा कोलाइड कर रहा था और दोनों बाद में मूव कर रहे थे। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये ऑब्जेक्ट इसका मैस m है, ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ये दूसरा मैस स्मॉल m है, ये रेस्ट पे है। टकराने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं विद कंबाइन वेलोसिटी, लेट्स से ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। सो एम वी प्लस ये रेस्ट पे है जीरो, टोटल मोमेंटम आफ्टर विल बी
m प्लस स्मॉल m टाइम स्मॉल v। तो स्मॉल v के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट, दैट मस्ट बी m प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपको, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो हो तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो ना हो तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी। अब एक ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम होता है, उन्होंने जो है, ये हमारे ए लेवल सिलेबस में नहीं होता कि इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रिलेशनशिप v1 डैश v2 डैश आफ्टर द कोलिजन जो है वो हमें लिखने आने चाहिए। और दूसरा, ए लेवल में आप टू डायमेंशनल मोमेंटम की भी बात करते हो, वो एफएससी में या एमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों ने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा हुआ है जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा टेक्निकल सिचुएशंस को आप हैंडल करके आ गए होते हो। तो अब मैंने इक्वेशन लिखनी है v1 डैश और v2 डैश की इन टर्म्स ऑफ v1 v2 m1 m2। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए बच्चों पैटर्न ये होता है, v1 डैश जब लिखने हैं आपने, तो दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास है v2, इसके साथ v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 टाइम v2। ठीक है, नीचे देख लें आप पैटर्न, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनमें जो है वो, ये आपके पास है, ये v1 डैश। अब v2 डैश के लिए जब आप लिखेंगे तो 2m1 ओवर m1 प्लस m2 टाइम v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम v2। तो देख लें, समझ लें, इसमें आसान काम है कि आप देखें नीचे जो है डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या है, m1 प्लस m2, इधर भी यही आ रहा है और यहाँ पे भी यही आ रहा है। ठीक है, अगर आपने v1 के लिए इक्वेशन लिखनी है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 डैश, तो आपके पास क्या होगा, इसका मैस माइनस दूसरे का मैस टाइम v1, जो इसकी वेलोसिटी बिफोर है उसके साथ क्या होगा, वो m1 माइनस m2। देखें नीचे वाले में भी v2 के लिए इसकी वेलोसिटी v2 के साथ जो टर्म आएगी वो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये देखें, ये दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी है। और 2m2 v2, यहाँ पे 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, ये वेलोसिटीज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन है, ये जो है ये आपको याद होने चाहिए रिलेशनशिप। अब हम इसकी कुछ पास पेपर सिचुएशंस करते हैं। यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आपके पास ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। ये पार्टिकल है जिसका मास m है और ये वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है, v से, और ये एक दूसरा मास है जिसका मास बच्चों 2m है और ये रेस्ट पे है। उसके बाद एंड स्टिक्स टू इट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आफ्टर दैट ये दोनों मैसेज साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। और स्पीड ऑफ द सिस्टम आपसे पूछिए कि आप बता दें स्पीड ऑफ द सिस्टम क्या है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस स्पीड को नया नाम दे दें, वी डैश दे दें, ताकि आपको फर्क पता चल सके। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, एम वी प्लस ज़ीरो, एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर दिस m प्लस 2m, दैट इज 3m v डैश। सो v डैश को आप सब्जेक्ट बना दें, दैट इज mv डिवाइडेड बाई 3m, सो द स्पीड विल बी v बाई 3। सो आंसर C is correct. Very simple. In the absence of external net force, the change in momentum will be zero. The change in momentum of the system will be zero. Two equal masses travel towards each other on a frictionless track. If it is frictionless, then the
then we can consider it an isolated system and speeds दोनों की given है, इसकी और इसकी, these are speeds not velocities, they stick together on impact. What is the speed of masses after impact? अब आपने क्या करना है बच्चों, दोनों के masses सेम है, सो m का नाम दे दें, एंड पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप साइन कन्वेंशन ले लें, 60m ये इसका मोमेंटम है, प्लस -30m ये इसका मोमेंटम है। याद रखना ये टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट है, और यहाँ पे स्पीड्स दी हुई हैं, वेलोसिटीज आपने खुद से लिखनी है, और फाइनल मोमेंटम दोनों स्टिक टुगेदर हो गए, सो टोटल मास जो है वो 2m है, वेलोसिटी को हमने कह दिया v। हमें नहीं पता कि बाद में वो राइट में जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे, तो हमने एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली, हमने कहा लेट से वो राइट पे जाते हैं, हमने प्लस में लिख दिया। अगर v, अब फाइनल आंसर जो है हमें खुद बता देगा कि हमारी अजम्पशन क्या है। सो 60m माइनस 30m दैट इज 30m इज इक्वल टू 2mv। सो v को बच्चों सब्जेक्ट बनाओ, 30m डिवाइडेड बाई 2m, सो आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में थी, कोई ज़रूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की। अक्सर बच्चे यहाँ सोचते रहते हैं कि इसको कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनल स्पीड भी आपसे सेंटीमीटर पर सेकंड में डिमांड की गई है। सो आंसर ए इज़ करेक्ट। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई मसला हुआ है तो आप नीचे कमेंट में जो है वो टाइम फ्रेम पे आप क्वेश्चन पुट कर लेंगे क्या मसला है, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बच्चों कुलियन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इलास्टिक कुलियन, दूसरा इन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन में क्या होता है, इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक। सो परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये याद रखना, हम आइसोलेटेड सिस्टम ही समझेंगे तो मोमेंटम वैसे भी कंजर्व होगा, तो इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर should be equal to kinetic energy of the system after। टोटल एक ऑब्जेक्ट की नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सम का लफ्ज में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो इन इलास्टिक क्या होगा, इन इलास्टिक इसका अपोजिट होगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर टोटल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ लूज हो जाएगी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। सो अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर जो है वो कंजर्व है, तो इसका मतलब ये सिस्टम, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और इसके दो पीसेस बन गए हैं, ब्लास्ट हुआ है, m1 और m2, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यू कैन सी कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो थी, लेकिन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये इलास्टिक कुलियन नहीं हो सकता। जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इलास्टिक कुलियन नहीं होगा, जब बाद में अगर वो ब्लास्ट हो गए या दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और वो स्टिक टुगेदर हो गए, तो वो भी इलास्टिक कुलियन नहीं होगा। अब इलास्टिक कुलियन की हम बात करते हैं कि इलास्टिक कुलियन में एक तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है। अदर चीज़ें क्या कंजर्व होती हैं, मोमेंटम भी कंजर्व होता है। ये वैसे इलास्टिक कुलियन में भी और इन इलास्टिक में दोनों में कंजर्व होता है, ठीक है, ये दोनों में कंजर्व होगा। और टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक में फर्क क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का होगा। इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होगा, ये याद रखना, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इन इलास्टिक और इलास्टिक में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का फर्क है, बाकी टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि इन इलास्टिक कुलियन में अगर आपके पास दो मैसेज जो है, इसकी स्पीड v1 है वेलोसिटी, और ये दूसरे मैस के साथ टकराता है, जैसे ऊपर वाला केस था, बाद में इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है, दैट इज m1 m2। अगर इनमें इलास्टिक कुलियन हुआ है परफेक्टली, तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा।
तो इससे हम एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे, हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ये इलास्टिक कुलियन का रिजल्ट है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में उनकी स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन की इक्वल है तो इसका मतलब उनमें इलास्टिक कुलियन होगा। और इलास्टिक कुलियन अगर दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के में होगा, अगर उनके मैसेज सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल तो फिर उनकी स्पीड्स उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो इसकी वेलोसिटी थी बाद में ये दूसरे इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी हो जाएगी। जो जो इसकी वेलोसिटी थी, सॉरी, वो इसकी हो जाएगी, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी हो जाएगी। मतलब v2 डैश विल बी इक्वल टू v1 और v1 डैश will be equal to v2। their velocities are interchange। अब relative speed of approach और relative speed of separation की हम different cases बात करते हैं कि किस situation में relative speed of approach कैसे निकालते हैं। different cases of relative speed of approach and relative speed of separation। बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो आप मुझे बताएं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी होगी? कितनी रिलेटिव स्पीड से ये ऑब्जेक्ट m1 अप्रोच कर रहा है m2 से? m2 भी जा रहा है आगे 30 मीटर पर सेकंड से, ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होगी वो 50 माइनस 30 होगी। नेट जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। मतलब एक सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर आगे होगा, ये 50 मीटर आगे होगा, तो इनका जो डिस्टेंस है आपस में, जो क्लोजनेस का, वो एक सेकंड बाद 20 मीटर एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर हम जनरली लिखना चाहें, ये अगर आपके पास v1 है, ये v2 है, और ये v1 अगर अप्रोच कर रहे हैं तो v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो होगी दैट विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हो। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। तो इस केस में क्या होगा? अब देखें, ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, सो इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो होगी वो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज कि दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे जा सकते हैं या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। दूसरी के स्पीड ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ये 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इससे आगे जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, तो पहले आप मुझे बताएं, क्या ये सेपरेट होंगे या एक दूसरे को क्लोज होते जाएंगे हर सेकंड बाद? तो आंसर इज कि ये एक दूसरे से हर सेकंड बाद दूर होते जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू एन 80 माइनस 60, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है लेट्स से 80 मीटर पर सेकंड से। तो अब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर सेकंड बाद इनका दूर होने का जो रेट है वो अब ज़्यादा होगा। तो इस केस में स्पीड ऑफ सेपरेशन जो होगी वो सम होगा इन दोनों का 60 प्लस 80, दैट इज 140। तो जनरली आप लिखें, अगर यहाँ पे ये आपके पास v1 है, ये v2 है,
तो इस केस में v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, सो स्पीड ऑफ सेपरेशन जो होगी वो v2 माइनस v1 होगी। इस केस में बच्चों v1 v2, तो इस केस में स्पीड ऑफ सेपरेशन होगी v1 प्लस v2। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। इलास्टिक कुलियन में इसका मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ सेपरेशन बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होनी चाहिए। ये जो ऑब्जेक्ट हैं जो बाद में स्टिक हो गए हैं, अब देखिए इनकी स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो 90 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मगर बाद में जब ये स्टिक हो गए तो इसका मतलब कोई इनकी स्पीड ऑफ सेपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये इलास्टिक कुलियन नहीं हो सकता। ये भी इलास्टिक कुलियन नहीं हो सकता, तो इलास्टिक कुलियन में स्टिक नहीं होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन करते हैं, a Cullinan in which kinetic energy of the system remains constant is known as elastic Cullinan। Very simple, elastic Cullinan में kinetic energy constant रहती है। पर पार्शियली इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं होगी, कुछ लूज होगी, तो इसलिए परफेक्टली इलास्टिक कुलियन। अच्छा, टू सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ मास m1 ट्रेवलिंग विद स्पीड v, ये दोनों सिमिलर स्फीयर्स हैं, स्पीड्स दोनों की गिवन है। The spheres have head-on elastic collision. Which statement is correct? अच्छा बच्चों, अगर इनका इलास्टिक collision है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ अप्रोच स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल होनी चाहिए। अब स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है बच्चों, इन दोनों का सम होगी, सो 2v इज द स्पीड ऑफ अप्रोच। द स्फीयर स्टिक टुगेदर ऑन एन इम्पैक्ट, अगर स्टिक कर जाएंगे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन की कुछ नहीं होगी, इसका मतलब इलास्टिक collision नहीं होगा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इज जीरो। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी अगर के ई टोटल की बात करते हैं बिफोर, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर विच इज एम वी स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द इम्पैक्ट इज एम वी स्क्वायर। सो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कुलियन होंगे तो इसका मतलब ये है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर थी वो आफ्टर सेम होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? टोटल मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एम वी माइन प्लस इसका माइनस एम वी है, तो आंसर विल बी जीरो। सो टोटल मोमेंटम जो है वो शुरू में जीरो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ टेनिस बॉल मूविंग वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ वॉल, अगर ये इलास्टिकली वॉल के साथ कोलाइड करता है तो इसका मतलब इसकी स्पीड वापसी पे भी ये होनी चाहिए, मगर वेलोस अगर स्पीड वापसी पे यही है तो वेलोसिटी तो यही नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो उसने वेलोसिटी की बात की है, वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल आफ्टर द कोलिजन इज -15 मीटर पर सेकंड। तो इसको उसने अगर यहाँ पे माइनस कहता तो यहाँ फिर +15 होती। टू बॉल्स एक्स एंड वाई आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड्स गिवन रिस्पेक्टिवली, दे मेक परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कुलियन। अगर कुलियन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व होगी। सो पूछा है व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल आफ्टर द कुलियन। आपने देखना है बच्चों, स्पीड ऑफ अप्रोच देखें, 5 + 15, सो स्पीड ऑफ अप्रोच इज 20 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ अप्रोच 20 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन भी क्या होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड। उसने कहा है कि y मूव्स टू द राइट विद स्पीड, तो बाद में क्या होता है कि y राइट डायरेक्शन में मूव करता है, किस स्पीड के साथ, 7 मीटर पर सेकंड के साथ। हमने स्पीड किसकी निकालनी, x की। सो हर केस को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर 3 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सो स्पीड ऑफ सेपरेशन आपके पास कितनी होगी, 10 होगी। तो इसलिए ये स्पीड ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इक्वल नहीं है, लिहाजा ये गलत हो गया। 13 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, अगर ये 13 से जाएगा, ये 13 + 7 फिर ये 20 हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास ये आंसर है। अब 3 मीटर पर सेकेंड टू द राइट भी जाए तो फिर क्या होगा, देखें स्पीड ऑफ सेपरेशन विल बी 7 - 3 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत। 13 मीटर पर सेकेंड टू द राइट जाए तो देखें 13 और ये फिर ये सेपरेशन नहीं हो रही होगी, ये जो है ये ज़्यादा है ये कम है, फिर ये अप्रोच कर रहे होंगे 6 मीटर पर सेकेंड से, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। दूसरा जी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपको वेलोसिटीज गिवन है u1 u2, और बाद में भी v1 v2 है।
द कुलियन इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर कुलियन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या लगाना है, relative speed of approach must be equal to relative speed of separation। आप खुद सोचिएगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू u1 प्लस u2। और स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगा, ये देखें आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, दैट मस्ट v2 मस्ट बी इक्वल टू v2 माइनस v1 इज relative स्पीड ऑफ सेपरेशन। आपने अब इक्वेशन पिक करनी है कि कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ हो रही है, तो आंसर इज डी। बेसिक आइडिया आपने इस्तेमाल करना है। कुलियन परफेक्टली इलास्टिक है, आपको देखें कोई मैसेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। याद रखना, अगर कुलियन इलास्टिक हो और उसने कहा हो कि आइडेंटिकल मैसेज हैं तो फिर स्पीड्स इंटरचेंज हो जाएंगी, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। लेकिन जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन है तो आपने क्या करना है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम किस कंडीशन में कंजर्व होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में। अगर सिस्टम आपका क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम में या जो आपके पास है क्लोज सिस्टम में, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट आपस में जो फोर्सेज हैं वो लगा रहे होंगे। इसीलिए m1 पे जब आप फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स F1 होगी, m2 पे नेट फोर्स F2 होगी, तो तभी उनका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का हो रहा होगा, लेकिन टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा होगा। और सिस्टम का मतलब इस केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनका टोटल मोमेंटम बिफोर, इनका टोटल मोमेंटम आफ्टर सेम होगा। इंडिविजुअल एक दूसरे में मोमेंटम शेयर कर रहे होंगे, एक का मोमेंटम गेन करना इक्वल होगा दूसरे के मोमेंटम लूज करने के लिए। तो इसमें फिर हमने जो है ये बुलेट वाली एग्जांपल की, और इनकी वेलोसिटी की रेशो जो है इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज के इक्वल होते हैं। फिर आपने जो है ये किया बैलून वाली एग्जांपल, रॉकेट प्रोपल्जन वाली एग्जांपल। और रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है वो जो है वो जैसे ऊपर जाता जाएगा तो मैस चूंकि डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है इंक्रीज होगा। इस ये रिलेशनशिप अगर आता है तो एम जो है इसमें मैं जो है आपके पास रेट ऑफ मैस है, या m/t v ऐसे भी लिखा जा सकता है, या m लिखे इधर रेट ऑफ मैस जो आपके पास कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, फिर हमने जो है इसके पास पेपर की कुछ सिचुएशंस की कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे हो तो फिर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपको करवा दी। ए लेवल स्टूडेंट्स ने ए लेवल फिजिक्स में इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन की हुई है, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को भी किया हुआ है, इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो एफएससी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस तरह की सिचुएशंस, वन डायमेंशनल की सिचुएशंस जो हैं वो अपनी सिलेबस में कवर की हुई है। आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।